अभी भी इस गिरावट के बाद भी लग रहा है कि स्मॉल कैप सेगमेंट जो है अभी भी महंगा है कंपेयर टू इट्स ओन हिस्ट्री एंड कंपेयर टू लार्ज कैप्स एज वेल। तो इसीलिए एक तरफ से वहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं या आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप टिल्ट है, तो इतना वरी करने का कोई विषय नहीं। यानी कि ये जो समरी में अगर मुझे बोलना है तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो मिडल ऑफ द रोड जैसा स्ट्रैटेजी है। तो बिल्कुल एक तरफ से एक्सट्रीम वैल्यूएशन जोन या एक्सट्रीम वैल्यू जोन को हम छोड़ के सो टू दैट एक्सटेंट कोटक म्यूचुअल फंड में जो फिलॉसफी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उस पे हम एक्टिव कैश कॉल नहीं लेते हैं। यानी कि हम मार्केट में एक बार नेगेटिव ओपिनियन आया या डिफेंसिव पोजीशनिंग भी बनाना है तो वो सिर्फ कैश से हम नहीं बनाते हैं। उससे अच्छा हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कम गिर सकते हैं, ज़्यादा रेजिलिएंट रह सकते हैं। मेरे हिसाब से almost everybody would have had a very positive experience if they have invested for let's say last 3 years, and I mean at least 3 years, and then looked at their SIP returns. Hardly there will be a time period where they wouldn't have made great returns on SIPs. तो इसलिए पास्ट रिटर्न को देख के हमको फ्यूचर रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और उस हिसाब से एसेट एलोकेशन कराना चाहिए। और इसी दौरान मैं ये भी फिर से बोलूँगा कि जैसे स्मॉल कैप में पिछले 3 साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। लार्ज कैप से तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले 3 साल भी स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो उस हिसाब से आपको हर बार एसेट एलोकेशन करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर हर्षा उपाध्याय, हु इज द प्रेसिडेंट एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर for equity and fixed income from Kotak Mahindra AMC. Mr. Harsha Upadhyay has been with Kotak Mahindra AMC since 2012 and is a part of the Equity Investment Committee. Mr. Harsha Upadhyay has 25 years of industry experience, including working at DSP BlackRock, UTI, SR Steel, Prabhudas Leeladhar, SG Asia Securities, and Reliance Group. Mr. Harsha has completed his Bachelor of Engineering Mechanical from National Institute of Technology, Surathkal, and holds a postgraduate diploma in Management and Finance from Indian Institute of Management, Lucknow. He also holds a Chartered Financial Analyst Charter from the CFA Institute, USA. Hello everyone, and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again today. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर हर्षा उपाध्याय, who is the CIO of Kotak Mutual Fund. Harsha, hello, and thank you so much for joining us today. Hello. हम ये इंटरव्यू आई थिंक दूसरी बार कर रहे हैं and I'm very honored to get you back on this show. So thank you so much. So Harsha, let's just get started with all the interesting questions that we have lined up for you. हमने I think 12-13 questions हैं. सारे questions हमारे viewers की तरफ से आते हैं. So let me ask you the very first question. ये जो है it's regarding India's economic growth rate. अभी हम सबको पता है कि इंडियाज करंट वर्ल्ड बीटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बूम हो रहा है विच एक्चुअली रिजेंबल्स 2003-2007 का सिनारियो, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो एवरेज हुआ था मोर देन 8% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट एट मॉर्गन स्टैनली। तो आपके ओपिनियन में ये जो ग्रोथ हो रही है, क्या इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बूस्ट मिलेगा? Especially क्योंकि जो stock markets हैं, they're quite volatile after the stress test. So help us understand this. नम्रता, क्लियरली जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ये 7 या 8% के दर पे चलना चाहिए, तो यही उम्मीद है। और ये सबसे पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल इकोनॉमीज को देखते हैं, जो कंपेरेबल इकोनॉमीज है या कॉम्पीटिंग इकोनॉमीज है, कोई भी ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं है जो इंडिया जैसा ग्रोथ आज के दिन में दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये चलना चाहिए, और इसके वजह से काफ़ी कुछ जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो एक तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर। अगर आप बहुत लंबी अवधि की निवेश का बात करते हैं 20-30 साल का, तो ज़रूर जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रेट है उसी बराबर मार्केट का मूवमेंट भी होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि कभी
वैल्यूएशंस ऊपर हैं, कभी नीचे हैं, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा या कम रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए यानी कि 5 साल से अधिक निवेश करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें देखने होते हैं। तो उस हिसाब से ज़रूर ऐसे लग रहा है कि अगले 5-7 साल में इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है, वो ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा और मार्केट रिटर्न्स भी उनके बराबर ही चलना चाहिए। Okay. So, we have a lot of segments in the market, and as you rightly said, कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स मिले, शायद थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है। एंड आई थिंक अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स भी अलग टाइप से परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। अगर अभी हम ये बात करें, यू आर कम्प्लीटली राइट कि एज एन इन्वेस्टर हमारा व्यू यही होना चाहिए कि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ होता है तो स्ट्रेस तो होता ही है, राइट? सो फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीब 5% से एक दिन में गिरा, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 इयर्स, राइट? तो आपके ओपिनियन में पहले तो ये बताइए कि क्या ये सही समय है स्मॉल कैप में एंटर करने का, इन्वेस्ट करने का? क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की वेट कर रहे थे क्योंकि स्मॉल कैप्स वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो डू यू थिंक अभी अच्छा समय है कि हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। हाँ, नम्रता, आपने ही बताया कि पिछले 2 साल एक्सेप्शनली वेल थे स्मॉल कैप सेगमेंट के लिए और पहली बार 5% का जो गिरावट दिखाई दिया। तो उसी से समझ में आता है कि कितना अच्छा मार्केट रहा हमारा मार्केट। तो इसीलिए किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे मार्केट्स में मार्केट क्यों गिर रहा है या स्मॉल कैप सेगमेंट में क्यों गिरावट आती है, क्योंकि ये नेचुरल है। कोई भी इक्विटी मार्केट ले ले, कोई भी एसेट क्लास ले ले, ऐसा नहीं होता है कि वन वे स्ट्रीट जैसा एकदम एक तरफा मार्केट हो जाएगा। जो हमने लास्ट 1 साल या 3 साल में जो देखा है कोविड डिसरप्शन के बाद, एक तरफ से अनयूजुअल मार्केट बोल सकते हैं, जहाँ पे डाउनसाइड वोलेटिलिटी बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा था। अभी वैल्यूएशन महँगे हुए हैं, तो इसलिए ज़रूर एक एक तरफ से आपको वोलेटिलिटी दिखाई देगा। वो ऑलरेडी कुछ कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से दिखाई दे रहा है और अगर यहाँ से भी और महँगे वैल्यूएशंस होते हैं, तो और शायद और वोलेटिलिटी दिखाई देता है। लेकिन ये मैं बोलूँगा कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, आपको ये सब लेके ही चलना चाहिए। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैल्यूएशंस क्या हैं और कितना रिस्क आप ले रहे हैं। और आज के दिन में अगर आप मार्केट देखते हैं, तो हमें अभी भी इस गिरावट के बाद भी लग रहा है कि स्मॉल कैप सेगमेंट जो है, अभी भी महँगा है, कंपेयर टू इट्स होल हिस्ट्री एंड कंपेयर टू लार्ज कैप्स एज़ वेल। तो इसीलिए एक तरफ से वहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं या आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप टिल्ट है, तो इतना वरी करने का कोई विषय नहीं। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शायद लगता है कि बेहतर समय आगे आ सकता है। आज के दिन में शायद वो नहीं। ओके। सो ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कोटक स्मॉल कैप फंड ने जो है टेम्पररी लिमिट क्यों सेट करी है ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ यूनिट्स इफेक्टिव मार्च 4th 2024। देखिए, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे, वो बिल्कुल ही हमें लग रहा था कि पास्ट रिटर्न्स को देख के आ रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में जो रिटर्न्स आएँगे और पास्ट में जो रिटर्न हो चुका है, उसका कोई लेना-देना नहीं रहता है। और जैसे-जैसे वैल्यूएशन महँगा होता है, तो आपको एक तरफ से सावधानी से काम लेना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी स्टैगर्ड अप्रोच में आना ज़रूरी है, रादर देन लंप सम लेके एग्रेसिवली कोई भी वैल्यूएशन लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे जो ग्लोबल इवेंट्स हैं, उनका भी कोई एक क्लियर आउटकम आज के दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये सब देखते हुए एक तरफ से मॉडरेटेड रिस्क लेना बेटर है, रादर देन एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी रीज़न की वजह से हमने सब्सक्रिप्शन को लमसम के लिए, वो भी 2 लाख रुपए प्रति महीने पर पैन के ऊपर का जो निवेश है, उसको हमने बंद किया। लेकिन किसी को एसआईपी, एसटीपी के ज़रिए मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, कोटक स्मॉल कैप फंड में, वो अभी भी खुला हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई रिस्क है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा रकम एक ही दिन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वैल्यूएशन में, तो एक तरफ से वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। तो इसलिए हम ये थोड़ा कॉशनरी स्टांस लिया है।
लेकिन ऐसे कि आज के दिन में हमने सब्सक्रिप्शन को क्लोज किया है तो ये परमानेंटली ये क्लोज रहेगा। हम मार्केट को इवैल्यूएट करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास और पैरामीटर्स क्लियर होते जाएंगे या वैल्यूएशन नीचे आएंगे तो जरूर हम इसको रिव्यू कर सकते Okay. Okay. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज सीज की शायद लार्ज कैप्स में बेटर रिस्क रिवॉर्ड है, तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम इतना स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में इतने महीनों से डिस्कस कर चुके हैं। आप ये बताइए कि लार्ज कैप्स में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं फॉर एन इन्वेस्टर। देखिए पहली बात तो ये है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कोटक ग्रुप का एक अलग कंपनी है तो उनके रिपोर्ट पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से भी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं तो लगता है कि लार्ज कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन का एक तरफ से इतना एक्सेस नहीं हुआ, यानी कि आज का जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि डाउनसाइड जो वोलेटिलिटी है वो आपको कम दिखाई देगा, ये हमारा मानना है। और अगर आप पिछले 7-10 दिन का ट्रेडिंग भी देखते हैं तो शायद ही 2% का गिरावट आया है लार्ज कैप इंडेक्स में, लेकिन ज़रूर स्मॉल कैप में करीब करीब 14-15% और मिड कैप में शायद 6-7% का गिरावट आया। तो उस हिसाब से वो क्लियरली प्ले आउट हो रहा है। तो आगे भी हमें लगता है कि जैसा वैल्यूएशन कंफर्ट है लार्ज कैप सेगमेंट में, तो वहाँ पे डाउनसाइड वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा एटलीस्ट आगे के 6-12 महीने में, ये हमारा मानना है। सो यू डू थिंक कि ये सही समय है एक निवेशक को इन्वेस्ट करने के लिए इन द लार्ज कैप स्पेस? As I said, Namrata, the India growth story is really going great guns. Corporate fundamentals are very, very strong. Earnings are moving at a reasonably strong pace. There are no visible negatives in the market except शायद जो महंगे वैल्यूएशंस हैं। तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी से बाहर रहना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो पिछले 3 साल में जो रिटर्न आए वो अगले 3 साल में भी आएंगे और उतने ही कम वोलेटिलिटी के साथ आएंगे, वो तो ज़रूरी नहीं है। तो वोलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल है, वोलेटिलिटी दिखाई देगा और जैसे-जैसे महँगा होगा ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे मार्केट्स में। हर्षा, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। कोटक एएमसी जो है अपने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैसे पिक करता है फॉर देयर पोर्टफोलियोज? फर्स्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस एंड देन आई विल आस्क यू अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस। Number the process is same for all stocks, whether it is large, mid, or small. First of all, we rely on our internal research. We have a very large research team having 16 analysts covering various sectors and stocks. हमारा अप्रोच यही रहा है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस फिलोसफी। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, तो ज़रूर यहाँ पे ग्रोथ अगर आप फोकस करते रहते हैं तो शायद टाइम वाइज आपका कॉल्स गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं आएगा। तो आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, कोई कंपनी का कोई बिजनेस का अनुमान लगाते हैं कि अगले 5 साल में ये हो सकता है, तो हो सकता है वो 5 साल में नहीं हो, 6 साल में हो, 7 साल में हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाई नहीं देगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। दूसरा है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि आपको ये भी ज़रूरी याद रखना चाहिए कि वैल्यूएशन आप उस ग्रोथ बिजनेस के लिए क्या दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत महंगा वैल्यूएशन दे देंगे तो शायद वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रहेगा और आपको इतना अपसाइड नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये जो समरी में अगर मुझे बोलना है तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो मिडल ऑफ द रोड जैसा स्ट्रैटेजी है। तो बिल्कुल एक तरफ से एक्सट्रीम वैल्यूएशन जोन या एक्सट्रीम वैल्यू जोन को हम छोड़ के हम मिडल ऑफ द रोड ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद आया कि हम कैसे चुनते हैं स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो। हाँ, हमारा अप्रोच यही रहा है कि पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि ये सब रिसर्च होने के बाद भी हो सकता है कि कुछ कॉज गलत हो, कुछ हेडविंड्स आ जाए बिजनेस में, कुछ मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाए, तो कुछ भी रीजन के लिए रिस्क आ सकता है। तो हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन से बिजनेसेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कौन से बिजनेसेस स्केलेबल हैं, यानी कि आज खरीद के कल बेचना नहीं है, हमें तो लॉन्ग टर्म निवेश करना है। तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे इतना एडवांटेज है कि वो अगले 3, 5, 7 साल के लिए अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, मार्केट शेयर गेन्स कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पूर्ण बढ़ा सकते हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट विषय यही रहेगा कि मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट का बैंडविड्थ क्या है, उनका विजन क्या है,
क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ इंटरेस्ट अलाइंड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखना। तो ये हो गया बिजनेस और मैनेजमेंट। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि वैल्यूएशन क्या है। तो हर एक कंपनी जब बिजनेस और मैनेजमेंट को हम एनालाइज कर लेते हैं तो फाइनल फिल्टर हम लगाते हैं कि वैल्यूएशन क्या आज के दिन में है, क्या वो सही वैल्यूएशन में है या महंगा वैल्यूएशन। तो ये तीनों चीज़ लेके हम फाइनली बिजनेसेस को चूज करते हैं और एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो लार्ज कैप मिड कैप सबके लिए एक तरफ से सिमिलर अप्रोच है, ज़रूर स्ट्रैटेजीज अलग है। यानी कि अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 65% आपको मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपका पूल में मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा रहेंगे उस हिसाब से। अगर आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से आप लार्ज कैप्स को ज़्यादा चुनते हैं। बस यही डिफरेंस है, लेकिन बाकी जो भी अप्रोच है वो मोर और लेस सिमिलर है। ओके। सो आपके जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, उसमें क्या ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप्स को भी दिया जाता है? फॉर एग्जांपल मिड कैप में अगर 65% मिड कैप है तो रिमेनिंग 35% में आप क्या ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ भी करते हैं, या फिर यू हैव अ आई मीन कंसीडरिंग लार्ज कैप में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स, सो डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस? From a regulatory perspective, only the 65% limit is applicable. The rest 35 can go to any bucket. It can also go into Yeah. cash if required, or if you're still thinking of building some portfolio, you may want to keep some cash, or for liquidity purposes, you may want to keep some cash. लेकिन जो बाकी 35% है उसमें आप देखते हैं कि कहाँ पे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। एक तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको लिक्विडिटी का मद्देनजर रखना है, और ये भी देखना है कि आपका रिटर्न इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए कि आप सिर्फ लिक्विडिटी की ओर जा रहे हैं या कोई एक मार्केट कैप की ओर जा रहे हैं। तो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है वो 35 में। अगर आपको पेपर पे अगर बात करें तो आपको 35 में भी पूरा पूरा 35 एक सेगमेंट में डालना है, लार्ज कैप में, या हो सकता है मिड कैप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम ही 65 वहाँ पे भी 100% मिड कैप हो सकता है, या बाकी 35 स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम हर एक सेगमेंट को एनालाइज करके रिस्क रिवॉर्ड को नजर रखते हुए फिर अल्टीमेटली करते हैं। लेकिन हर वक्त आपको 65% तो मिनिमम उस क्षेत्र में रखना है। तो इसीलिए आपको मिड कैप फंड में करीब करीब 65 से लेट्स से 70% तक तो मिनिमम दिखाई देगा हर बार, और सिमिलरली स्मॉल कैप फंड्स में भी स्मॉल कैप का जो प्रोपोर्शन रहेगा। ओके, ओके। क्या आप कैश कंपोनेंट भी ज़्यादा रखते हैं, कंसिडरिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं मिड और स्मॉल कैप में, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को केटर करने के लिए आपके पास थोड़ा कैश हमेशा रहना चाहिए? सो डू यू पुट कैश, कीप सम कैश आल्सो ऑलवेज इन दीज कैटेगरीज? Namrata, cash is always a double-edged sword, in our opinion, when you are managing money, because there is no way to predict market movements. You may keep some cash for your liquidity purposes, but if you actively create cash, and what if markets continue to move up despite being valuation heavy, etc. So to that extent, कोटक म्यूचुअल फंड में जो फिलोसफी, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, उस पर हम एक्टिव कैश कॉल नहीं लेते हैं। यानी कि अगर हम मार्केट में एक बार नेगेटिव ओपिनियन आया या डिफेंसिव पोजीशनिंग भी बनाना है, तो वो सिर्फ कैश से हम नहीं बनाते हैं। उससे अच्छा हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कम गिर सकते हैं, ज़्यादा रेजिलिएंट रख सकते हैं उस टाइम। तो यानी कि अगर आप सिर्फ कैश की बात करें कि जो जितने भी कोटक म्यूचुअल फंड के फंड्स हैं, तो एक्टिव जितने भी फंड्स हैं उसमें करीब 7.5% का एक तरफ से इंटरनल लिमिट हमने रखा है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाते। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द फंड्स वुड बी समवेयर इन द 2 to 3% काइंड ऑफ अ बैंड, which we think is sufficient enough for daily liquidity, and also to make whatever little changes we want to make in the portfolio at once of time. Okay, okay, fair enough. So Harsha, also help us understand कि अभी हमने जो पूरा मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना मेहम देखा है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? हाउ कैन दे स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स? और क्या स्मॉल कैप और मिड कैप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए? देखिए, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका इनकम बहुत स्ट्रांग है और
इन टर्म्स ऑफ वर्किंग एज भी उनका एज काफी कम है, यानी कि उनका इनकम आता ही रहेगा, उनका शायद लिक्विडिटी नीड्स नहीं है, एक्सेट्रा। एक ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनका रिटायरमेंट पर्पस है और फर्स्ट टाइम वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनका दोनों का जो नीड्स है वो काफी अलग रहेंगे। लेकिन जरूर ये देखना चाहिए कि आपको अगर इक्विटी में कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। इक्विटी में आप यही कर रहे हैं कि एक पूल ऑफ बिजनेसेस जो होंगे उसमें आप एक निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के, यानी कि आप खुद उस बिजनेसेस को नहीं चलाएंगे, लेकिन उसमें आप एक तरह से शेयर होल्डर बन के आप उस बिजनेसेस में पैसिवली आप इन्वेस्टेड रहेंगे। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा कि आज आपने निवेश कर दिया और कल सुबह उसका प्रॉफिट बन गया और एग्जिट करके आप तीसरे बिजनेस में दूसरे बिजनेस में चले जाए, राइट। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप जरूर यही देखेंगे कि अगर 50-60 बिजनेसेस हैं, अगर यही बिजनेसेस हैं जो अगले 3-5 साल, जैसे हमने बात किया, भारत का जो आर्थिक व्यवस्था बेहतर होते जाएगा और कॉर्पोरेट लैंडस्केप पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे कौन से बिजनेसेस होंगे 40-50-60 बिजनेसेस जो आप कंटिन्यूसली आपको वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स बनाते रह सकते हैं, और उसको क्या वैल्यूएशन देते हैं, तो उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो बनता है। इसलिए ये सोचना नहीं है कि आपको मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को तो ये जरूरी है कि आपको पहले तो इक्विटी में आप एक्सपोजर लें, राइट। अगर इंडिया का इतना अच्छा ग्रोथ स्टोरी है तो आप इंडिया का ग्रोथ में आप कैसे पार्टिसिपेट करें। आप कोई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट रख के या गोल्ड लेके आप उसमें तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो जरूर इक्विटी एक्सपोजर तो होना चाहिए। और जरूर ये बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स को एक स्टैगर्ड अप्रोच रखना बेहतर है। उसके अलावा खुद का जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से उनको फंड्स चूज करने पड़ेंगे कि क्या वो कंजर्वेटिव फंड्स होना चाहिए या अग्रेसिव होना चाहिए या ब्लेंडेड होना चाहिए। Okay. So let me just like be little more specific कि मान लीजिए ये एक ऐसा इन्वेस्टर है जो 23-24 years old है, जिसने अभी काम करना शुरू किया है with average salary, not very high, not very low. तो ऐसे इन्वेस्टर को, and let's assume he has all long term financial goals, right? तो फिर किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड से उनको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए? देखिए, जिनका वर्किंग लाइफ अभी बहुत लंबा है और जिनका कैपेबिलिटी है रिस्क लेने का, उनको तो जरूर थोड़ा एग्रेसिव बनना चाहिए। इक्विटीज ऐसे एग्रेसिव क्लास होते हैं, ऐसे क्लास, बट विद इन इक्विटी ऑल्सो उनको थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप का टिल्ट रखना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, एक आई मीन देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, सो आई वोंट बी एबल टू गिव वन सिंगल नंबर, but generally higher the risk appetite, higher can be your mid and small cap exposure from a long term perspective. Again I am saying long term, क्योंकि आज के दिन में आप थोड़ा ज्यादा लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मिड एंड स्मॉल कैप से ज्यादा गिर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप आज के लिए या नेक्स्ट हफ्ते के लिए, नेक्स्ट महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अगले 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इक्विटी में तो जरूर होना चाहिए, और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को अभी भी स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए। Wonderful. Sure. Okay, so now let me ask you this question, which is linked to a category जो काफी I would say कि people are very confused कि इस category में invest करें या ना करें, which is ELSS funds, right? क्योंकि especially अब क्योंकि tax benefit is not necessarily the biggest outcome of ELSS funds. With the new tax regime, आपको ELSS funds में invest करने की जरूरत नहीं है, right? लेकिन ELSS फंड्स की परफॉर्मेंस हमेशा डिटरमिन करती थी कि एक इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 61% ELSS म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है इन द 3-year कैटेगरी। तो आपके ओपिनियन में क्या जो निवेशक हैं उनको अभी थोड़ा वरिड रहना चाहिए ELSS फंड्स की परफॉर्मेंस को लेके, या हमें अभी इतना नहीं सोचना चाहिए परफॉर्मेंस के बारे में इन द ELSS स्पेस? नम्रता, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ये तो क्लियर चॉइस है। क्योंकि अगर आप, एक तो पहली बात है कि टैक्स रूल्स जो बनते हैं वो सबके लिए बनते हैं, तो अगर ATC बेनिफिट है नहीं है वो तो सबके लिए एक ही तरफ से होगा, तो फॉर अ मिनट विल कीप दैट असाइड। लेकिन ATC बेनिफिट अगर आप देखते हैं तो क्या क्या अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, और उसके हिसाब से ELSS कैटेगरी, मैं एक फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ELSS कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कैसे स्टैकअप होता है। तो अगर आप कोई भी अगर दूसरे ELSS रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, हर एक में मिनिमम 5 से ज्यादा साल आपका लॉक इन होता है।
और आपके जो रिटर्न्स है वो भी सबके सब में सिंगल डिजिट रिटर्न्स होते हैं, राइट? अगर आप हम्म, ईएलएसएस फंड की बात करें, इसमें लॉक इन सबसे कम होता है उस कैटेगरी में, 3 साल का लॉक इन, यानी कि 3 साल के बाद आप फ्रीली आपको उसको निकाल सकते हैं। और अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी का रिटर्न्स देखते हैं, लंबे अवधि के लिए देखते हैं, तो ये जो सीएजीआर रिटर्न्स है वो करीब करीब मिड टीन्स में है, यानी कि 15% से भी ज्यादातर सीएजीआर रिटर्न्स। तो एक क्लियर कट पॉजिटिव है कि बाकी ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में इसमें सबसे कम लॉक इन होता है और सबसे ज्यादा रिटर्न्स पास्ट के हिसाब से। और जरूरी नहीं कि हर साल में आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप निवेश करके रुके हुए हैं और देखें सीएजीआर रिटर्न्स, तो आपको जरूर इसमें ज्यादा रिटर्न्स मिले। तो उस हिसाब से ये कैटेगरी तो नो ब्रेनर है, करना ही चाहिए। और दूसरी बात आपकी कि अगर वो एटीसी बेनिफिट्स निकाल दिए हैं या आप न्यू रिजिम में चले गए हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 15-16% का एक्सपेक्टेशन है इक्विटी मार्केट से और उतना रिटर्न ईएलएसएस कैटेगरी में भी आ रहा है, तो आप कैटेगरी लेके क्यों सोच रहे हैं? तो वो तो इट्स लाइक एनी अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड, जस्ट दैट इट हैज अ 3 ईयर लॉक इन एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन, राइट? अगर वो 3 साल का लॉक इन नहीं है तो हो सकता है कुछ निवेशक वहां से निकल भी जाए, लेकिन एक तरफ से ये आपका हैबिट को भी चेंज करके एक तरफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर पुश करता है, तो जरूर ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एंड फाइनली कमिंग टू द कैटेगरी रिटर्न्स, देखिए कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं होगा, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होगा जो हर एक टाइम फ्रेम में हर एक बेंचमार्क के अगेंस्ट वो अल्फा क्रिएट करे, क्योंकि अल्फा क्रिएशन इज ऑल्सो साइक्लिकल, बट इफ यू लुक एट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, there are enough and more funds in the tax equity tax saving category which have outperformed the benchmark, respective benchmark. For example, our own Kotak Tax Saver Fund has outperformed its benchmark on a 3-year basis, on a 5-year basis, and even from since inception basis. So there are many funds in the category which have done consistently well. तो ये भी नहीं है कि हर एक फंड जो कंसिस्टेंटली किया है तो हर एक कैलेंडर ईयर में या हर एक फाइनेंशियल ईयर में वो परफॉर्म किया है या कर सकता है, वो भी नहीं है। लेकिन आपको ज़रूर एक एक तरह से अच्छे वेल मैनेज जो फंड्स होते हैं उसको चूज करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करके आप यू टेक द बेनिफिट ऑफ इक्विटी एक्सपोजर। okay. So which means we have nothing much to worry about, right? मतलब Yes, as an investor अगर ELSS fund में डाला है तो I should be okay with it. that's right. Yeah. Okay. So we'll talk a little bit about SIPs and I think SIPs के बारे में जितना भी बात करें कम ही है. We all understand कि SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक इन्वेस्टर को अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करने का. SIP क्लोजर रेट की अगर हम बात करें तो इज एट अ 27-month लो ऑफ 43% इन फेब, जो काफ़ी बड़ी बात है. तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग जिसकी वजह से SIP क्लोजर रेट इतना कम हो गया है. एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये स्टेप अप SIP का कॉन्सेप्ट क्या होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग SIP तो कर लेते हैं लेकिन उसको दे डोंट रियली स्टेप इट अप. तो मतलब अगर आपका SIP अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा है तो क्या वेल्थ क्रिएशन में डिफरेंस पड़ेगा? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज टू एस्पेक्ट्स. नम्रता, मैं तो यही कहूंगा कि वो जो 27% आपने क्लोजर रेट बताया वो तो और भी कम होना चाहिए, इतना भी क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए, आप सर्वे कीजिए, SIP इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, मेरे हिसाब से almost everybody would have had a very positive experience if they have invested for let's say last 3 years, and I mean at least 3 years, and then looked at their SIP returns. Hardly there will be a time period where they wouldn't have made great returns on SIPs. But yes, for example, कोविड जो हुआ था उस टाइम पे जो मार्केट 30-40% जो गिरा था, उस महीने में अगर आप देखते हैं तो आपके पिछले 3 साल 5 साल जितने भी इन्वेस्ट किए आपको एक खराब दिखेगा, लेकिन वो फेजेस आएंगे, आपको कभी ना कभी बीच बीच में आएंगे। लेकिन जो पहले से आज तक करते जा रहे हैं या पिछले 5 साल में किए, सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अगेन ये नो ब्रेनर है, आपको एक तरफ से डिसिप्लिन सिखाता है और उससे ही आपका पैसा बनता है। तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए। और the reason for lower closure rates in the market is I think investors are also becoming quite aware of this phenomena कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते जाना है, तो आपका जो इक्विटी रिटर्न्स आता रहेगा मार्केट में, वो आप उसमें भागीदारी ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा सा इन्वेस्टर बिहेवियर में चेंज आया हुआ है, वेरी पॉजिटिव चेंज है।
दूसरी बात आपने पूछी, स्टेप अप एसआईपीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या क्या अच्छा होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से स्टेप अप एसआईपीज़ ज़रूर होना चाहिए। लेकिन देखिए, आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई 25 साल के व्यक्ति काम करते हुए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो या देख लीजिए, उनका अगर आप इनकम लेवल देखते हैं, 25 साल में एक अलग रहेगा, 30 में अलग रहेगा, 35 में अलग रहेगा, ऐसे ग्रो होता रहेगा यूजुअली, राइट? अगर आप एक ही अमाउंट लेके इन्वेस्ट करते जाएँगे, तो शायद जो आपने 25 साल में इन्वेस्ट करना चालू किया, वो उस आयु के लिए ठीक था। लेकिन 35 में अगर वही इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आपका इनकम तो बढ़ गया, आपका शायद ड्रीम्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन आप उतने ही निवेश कर रहे हैं, उतने ही वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो सही नहीं। तो उस हिसाब से जैसे-जैसे आपके इनकम बढ़ता जाता है, तो आप उतने ही हिसाब से एसआईपीज़ को भी बढ़ाना चाहिए। यानी कि आप जितना सेव कर रहे हैं, वो अगेन उतना ही हायर रेट पे वो इन्वेस्ट भी होते जाए। तो उससे आपका क्या है कि आपका जो फाइनल जो वेल्थ क्रिएशन है, वो भी आपके इनकम के अनुसार और वेल्थ के अनुसार वो क्रिएट होते जाएगा। सो इन जनरल एक स्टेप अप एसआईपी और रेगुलर एसआईपी में कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि कितना डिफरेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में अप्रॉक्सिमेटली? देखिए, वो तो अमाउंट के हिसाब से और निवेश का जो अवधि है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फ्यूचर का जो रिटर्न आएगा उसको एक अजम्पशन लेके। लेकिन ज़रूर मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मान लीजिए कोई जो 25 साल का आयु में कोई काम करने स्टार्ट किए और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। मान लीजिए एक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उनके पास 1 लाख रुपए का सेविंग्स था, तो शायद उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया, राइट? लेकिन 35 साल में शायद उनका इनकम 5 लाख हो चुका है, लेकिन अगर उतने ही 50,000 ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इतना मायने नहीं रखता। तो उस हिसाब से जो इनकम है, उसके हिसाब से उनको बढ़ाते जाना चाहिए, और जो रिटर्न आएगा वो अ, मतलब लार्जर कॉर्पस पे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ज़रूर जैसे-जैसे इनकम बढ़ता है, उनको इंक्रीज़ करना चाहिए अपने साइड पे अमाउंट। ओके, ऑलराइट, ओके। तो हर्षा, आपने ना रिसेंटली बोला था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस रहते हैं तो आप करंट मार्केट वॉलेटिलिटी को काफ़ी आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? वो तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। जैसे अपने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई हेडविंड आ जाता है, कुछ रेगुलेटरी चेंज होता है, तो वो बिज़नेस में आपको ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। लेकिन अगर आप 50-60 बिज़नेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, हर जगह आपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए किए हैं, यानी कि पोर्टफोलियो में वेट क्या दिया हुआ है। हर एक कंपनी को तो एक सामान्य वेट आप देंगे नहीं। कंपैरेटिवली डिफरेंट डिफरेंट वेट्स रहेंगे पोर्टफोलियो में, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो अगर ये सब देख के आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक चल रहा है लेकिन उसमें फंडामेंटल्स का कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप खरीद रहे हैं क्योंकि वो ऊपर जाते जा रहा है। तो वो तो फॉलोइंग द हर्ड या फॉलोइंग द मोमेंटम है। उससे आपका क्या होगा, जैसे अभी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में जो करेक्शन आया, तो आप देखिए जितने भी फंडामेंटली वीक कंपनीज़ थे वो ज़्यादा गिरे। तो वो ज़रूर होगा क्योंकि उसमें फंडामेंटल सपोर्ट कुछ नहीं है, तो एक हर्ड मेंटालिटी से लोग उसमें खरीदारी किए हुए हैं, और जब मार्केट रिटर्न रिवर्स होता है तो आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी वहाँ पे दिखता है। तो इसलिए अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करते हैं 30, 40, 50 स्टॉक्स के, और उस हिसाब से अगर आप वेल मैनेज्ड कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिस्क एक तरफ से मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो रिस्क होगा, लेकिन ज़रूर ये है कि आपके कुछ कॉल्स गलत होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो फिर भी ठीक-ठाक करेगा मार्केट के हिसाब से। ओके। सो एक और जो काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, और इसमें भी आई थिंक इन्वेस्टर्स का काफ़ी मिसपरसेप्शंस रहते हैं या प्री कंसीव नोशंस रहते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें, आई हैव रियलाइज्ड कि काफ़ी लोगों को लगता है कि इंडेक्स फंड्स में रिस्क कम होता है, राइट? सो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बिलीव कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो हमारा रिस्क कम है। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इज़ दैट ट्रू? एंड ऑल्सो एक न्यू इन्वेस्टर, मान लीजिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वर्सेस एक सीजन्ड इन्वेस्टर है, तो उनका इंडेक्स फंड में एलोकेशन कितना होना चाहिए? मतलब हेल्प अस अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, राइट? क्योंकि should they diversify across portfolios, sectors, themes using different indices?
देखिए, इंडेक्स फंड में रिस्क कम होता है ये तो नहीं बोल सकते। सिर्फ यही होता है कि जो एक्टिव फंड्स में फंड हाउस और फंड मैनेजर एक डिस्क्रिप्शन यूज़ करके, एक जजमेंट यूज़ करके कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वो हर समय हुँ, आपको सही डिसीजन लिए हैं बोल नहीं सकते, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया अल्फा क्रिएशन का, वो कुछ ऐसे भी फेसेस आएँगे जहाँ पे बेंचमार्क शायद बेटर करेगा और एक्टिव फंड्स अच्छे नहीं करेंगे या वैसा-वैसा। या तो वो एक एक्टिव फंड्स में वो एक एडिशनल लेयर रहेगा जहाँ पे आपको कॉल लेना है कि आप सही फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सही फंड मैनेजर मैनेजमेंट टीम के ऊपर बेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इंडेक्स में वो चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन रिस्क तो मार्केट का जो रिस्क है वो रहेगा ही। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में पिछले हफ्ते देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स भी गिरे हैं और इंडेक्स स्मॉल कैप फंड्स भी गिरे हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स जो अच्छे से पोर्टफोलियो बनाए थे जिसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, वो शायद इंडेक्स के बराबर नहीं गिरे और कम गिरे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फंड में रिस्क कम होता है, लेकिन आपको एक तरफ से इजी टू अंडरस्टैंड है। यानी कि अगर आप मान लीजिए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ और सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ निफ्टी को देखते हुए आपको समझ में आएगा कि आपका रिटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो वो एक सिंप्लिसिटी है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और आई मीन कुछ लोग उसको प्रेफ़र करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी टाइम फ्रेम में आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आपने तो एक ज़िक्र किया कि टैक्स सेवर कैटेगरी में कुछ समय के लिए कुछ फंड्स अल्फ़ा क्रिएट नहीं किए, लेकिन इंडेक्स फंड्स तो हर समय इंडेक्स से कम ही देते हैं, लेकिन कॉस्ट कम रहता है इसलिए और ईज़ी टू अंडरस्टैंडिंग इसलिए कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं। लेकिन अगर आपको आउट परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको तो किसी ना किसी फंड हाउस या फंड मैनेजर पे बेट करना पड़ेगा। ओके, ओके। But then, from a seasoned investor point of view and from a first-time investor point of view, help us understand कि index fund कैसे structure किया जा सकता है उनके portfolios में। देखिए इक्विटी कंपोनेंट जो रहेगा उसमें उनको चुनना है कि कितने प्रतिशत इंडेक्स में रखना है, कितना एक्टिव में रखना है। तो एक्टिव और इंडेक्स फंड्स का मैंने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस तो बता दिए। तो उस हिसाब से अगेन देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। उनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि किस रूट उनको लेना है। जिनको बिल्कुल ही कोई फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना है, वो शायद 100% ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और जिनको चुनने की एबिलिटी है, वो शायद एक्टिव फंड्स को चुनेंगे और शायद आउट परफॉर्मेंस भी पाएँगे। तो ये 2 एक्सट्रीम हो गए और उसके बीच में जिनका भी मतलब जितना कम्फर्ट है उसके हिसाब से वो डिवाइड कर सकते हैं। Harsha, also help us understand one last category before I ask you some questions related to your portfolio. Help us understand कि जो flexi cap funds होते हैं as a category, कितने अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। Basically help us understand कि एक investor एक flexi cap fund में कब निवेश करे, right? जब मैं अपना investment journey शुरू कर रही हूँ या जब मैं एक matured investor हूँ। Help us understand a little bit about this. देखिए अगर आप इक्विटी कैटेगरीज को देखते हैं, लार्ज कैप फंड जो हैं वो सबसे कंजर्वेटिव बोल सकते हैं क्योंकि ये सब एस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। और उसी साइड में दूसरे एक्सट्रीम में होंगे आपके स्मॉल कैप फंड्स जो एकदम छोटे-छोटे जो इमर्जिंग कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फ्लेक्सी कैप है वो समवेयर इन बिटवीन आता है जहाँ पे आपको सभी सेक्टर्स सेगमेंट्स के एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर फंड्स अगर आप मार्केट में देखते हैं फ्लेक्सी कैप में, वो एक तरफ से लार्ज कैप टिल्ट रहेगा। यानी कि अगर आप एनएससी 500 जो बेंचमार्क है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए, उसको भी आप देखते हैं तो उसका टिल्ट लार्ज कैप की ओर है, फिर आता है मिड कैप, फिर आता है स्मॉल कैप। तो उसी हिसाब से ये पोर्टफोलियोज भी ज़्यादातर लार्ज कैप्स रखेंगे, सेकंड नंबर पे आपका मिड कैप एक्सपोजर आएगा और फाइनली स्मॉल कैप एक्सपोजर। तो एक तरफ से अगर आपको एक फंड रखना है आपके फंड में और फिर भी आपको पूरा मार्केट का एक तरफ से एक्सपोजर चाहिए, तो फ्लेक्सी कैप फंड ज़रूर आपको देखना चाहिए। Okay, fair enough. Okay, so now help us understand Harsha कि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और क्या आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही डालते हैं या फिर यू हैव अदर असेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट्स एज वेल? नम्रता, जब हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि हमारे फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो ज़रूर हमें भी अपने ही फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा और सबको बोलूँगा कि हमारे फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, कोई नहीं करेगा। तो उस हिसाब से हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब कोटक म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में होता है।
एंड अच्छा। ज़्यादातर टिल्ट तो इक्विटी। बट म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट्स या सिर्फ म्यूचुअल फंड्स? नहीं, म्यूचुअल फंड्स पे ही हम करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ और निवेश करते हैं तो आपका फोकस वहाँ पे जाएगा, तो आपका काम इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वी कीप आवर पोर्टफोलियोज एंड इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज एवरीथिंग एज वन सिंगल पोर्टफोलियो। जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं वहीं पे हम लोगों को भी इन्वेस्ट करने देते हैं। ऑलराइट, ओके। सो हर्षा, आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने इतनी सारी साइकिल्स देखी हैं, आपने खुद इतना पैसा निवेश किया होगा। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनल लर्निंग्स क्या रही हैं इन द लास्ट मेनी इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ऐसा क्या लर्निंग है जो आप हमें बताना चाहेंगे जिससे हम कुछ सीख ले पाएँ? नहीं, बहुत सारा लर्निंग्स है, मिस्टेक्स तो आज के दिन में भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 25-30 साल मार्केट में इन्वेस्ट किए इसलिए आपकी गलती नहीं होती, गलती तो होती है। इसलिए हम भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं और एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या उतना रिस्क नहीं लेते हैं एक सिंगल सेक्टर में। तो लर्निंग्स तो यही बोलूँगा कि एसेट एलोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो कोई एक साइकिल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लॉन्ग टर्म में भी वैसे रिटर्न्स आए। अगर आप एग्ज़ाम्पल पूछते हैं तो देख लीजिए, अगर आप 2003 से मार्केट को देख रहे थे, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो पास्ट रिटर्न्स को देख के 2008 में पूरे के पूरे 100% उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इक्विटी में डाल दी। ठीक है? शायद वो 2-3 महीने के लिए ठीक काम किया, फिर बाद में जब मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गिरा, तो बहुत सालों तक उनको पेन झेलना पड़ा। तो इसलिए पास्ट रिटर्न को देख के हमको फ्यूचर रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और उस हिसाब से एसेट एलोकेशन करना नहीं चाहिए। और इसी दौरान मैं ये भी फिर से बोलूँगा कि जैसे स्मॉल कैप में पिछले 3 साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। लार्ज कैप से तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले 3 साल भी स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो उस हिसाब से आपको हर बार एसेट एलोकेशन करना है और सिर्फ रिटर्न्स को नज़र रखते हुए नहीं, बट रिस्क को भी याद रखते हुए। तो अगर आप ये करते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म यू शुड बी गेटिंग रीजनेबल वेल्थ क्रिएशन। दैट्स पॉइंट नंबर। सेकंड है लॉन्ग टर्म फोकस। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि अगला हफ्ता क्या होने वाला है उनको पता है या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, right? तो अगर वैसा है, अगर वही बिजनेसेस में आप शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि अगला हफ्ता क्या होना चाहिए स्टॉक प्राइस आपको पता है वही होगा? नहीं हो सकता। तो कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। तो इसीलिए आपको एक लॉन्ग टर्म फोकस रखना चाहिए और ऐसे बिजनेसेस को चुनिए जहाँ पे आपको लगता है कि अगले 3, 5, 7 साल के लिए एक तरफ से ग्रोथ है और आप रीजनेबल वैल्यूएशंस पे उस बिजनेसेस को खरीद रहे हैं, यूनिट के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर ये आप करते हैं तो मेरे ख्याल से एक सेकंड अच्छा सा काम हो गया आपसे। थर्ड लर्निंग यही है कि आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखना है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि रिस्क कहाँ से क्यों आता है और कब आता है। तो इसीलिए एक तरफ से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कीप इट डाइवर्सिफाइड। तो यही सब लर्निंग्स है। ये नया कुछ नहीं है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते रहते हैं वही वही करते रहते हैं तो दोबारा दोबारा यही हमें याद दिलाता रहता है। No, no, it's always good to reiterate some important points. Absolutely. Okay, so just one last question. हमारे viewers के लिए कोई book recommendations, हर्षा? देखिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत समय तक इन्वेस्टमेंट फील्ड में रहे और बहुत सक्सेसफुल रहे। उनके कुछ बुक्स होते हैं, उसमें ज़रूर काफ़ी कुछ समझने के लिए चीज़ होते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, उनके जो एसेज हैं, उनके जो बायोग्राफी जो है उसके बारे में पढ़ के आपको लगेगा कि एक इन्वेस्टर कैसे अपने पूरे मतलब लाइफ में कुछ और किए ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट ही किया है, राइट? और इतने सक्सेसफुल कैसे रहे और इतने सारे साइकिल्स कैसे उन्होंने मैनेज किए। और ऐसे ही पीटर लिंच का जो बुक्स हैं, बीटिंग द स्ट्रीट और वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, या बेंजामिन ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये सारे बुक्स जो है वो आपको एक एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको समझाते हैं कि पेशेंस क्या होना चाहिए, आपके डाइवर्सिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म फोकस क्यों होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और मतलब सक्सेस और फेलियर को कैसे आप ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं। तो यही सारे इनपुट्स मिलेंगे अगर आप ये कुछ बुक्स पढ़ेंगे। Wonderful. Thank you so much, Harsha, for your time. I think it was a wonderful conversation, and I'm थैंक यू। sure हमारे viewers को ये episode बहुत अच्छा लगेगा. So thank you so much for your time once again. Thank you. थैंक यू राम।
Wow, what a wonderful conversation with Mr. Harsha. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर हर्षा से ये पूछा कि रिसेंटली हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 5% से एक दिन में गिरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years. तो क्या ऐसे लोग जो अभी साइडलाइंस में बैठे हुए थे क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मिस्टर हर्षा सेज कि स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में क्रैश होना एक बहुत ही नॉर्मल मार्केट फिनोमेना है. कोई भी मार्केट सेगमेंट सिर्फ ऊपर नहीं जाता है. एंड ही ऑल्सो सेज कि अभी देखा जाए तो अभी भी जो स्मॉल कैप सेगमेंट है वो ओवर वैल्यूड ही है. तो अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आपको यू शुड नॉट वरी अबाउट द क्रैश इन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप सेगमेंट. फिर हमने मिस्टर हर्षा से ये डिस्कस किया कि अभी जो रिसेंट केओस हुआ है इन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप सेगमेंट, उसके बाद जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इन टाइम्स लाइक दीज. तो मिस्टर हर्षा सेज कि सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना रिस्क प्रोफाइल जानना चाहिए, स्पेशली बिफोर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स. ही सेज कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होते हैं, या कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट के बहुत करीब होते हैं. तो इसीलिए सारे इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज. ही सेज कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली इक्विटी फंड से जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स. और उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स कैन मूव टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स. जैसे आप फिर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ग्रोथ स्टाइल या वैल्यू स्टाइल या ब्लेंडेड स्टाइल फंड्स में इन्वेस्ट करना है. फिर हमने थोड़ा ELSS फंड्स की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर हर्षा सेज कि ELSS फंड्स जिनमें 3 साल का लॉक इन होता है वो दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80C. और अगर हम इन फंड्स की बात करें तो अंडर सेक्शन 80C जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं ऑल द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर टू देम, इनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो सबसे कम होता है. अगर हम रिटर्न्स की भी बात करें, जो ELSS फंड्स हैं उन्होंने मिड टीन रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू अदर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स अंडर सेक्शन 80C जिन्होंने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं. He also says कि ELSS फंड्स को आप कोई you can think of them as diversified equity funds, और जो लॉक इन पीरियड होता है वो एक इन्वेस्टर को कंपेल करता है टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म. इसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स थ्रू SIPs विद मिस्टर हर्षा. एंड मिस्टर हर्षा सेज कि अगर आप SIP के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, देन मोस्टली आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे ओवर टाइम. He also says कि इन्वेस्टर्स को ये अप्रोच जनरली अच्छी लगती है क्योंकि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन्ड अप्रोच लाते हैं. स्टेप अप SIP एक डेफिनेट ऑप्शन होना चाहिए फॉर इन्वेस्टर्स क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन इक्विटी फंड्स रेज होता है इन लाइन विद योर सैलरी इंक्रीमेंट्स. फिर हमने थोड़ा फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में भी बात करी. मिस्टर हर्षा सेज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े सेफ होते हैं, बट नॉट एज सेफ एज लार्ज कैप फंड्स. He also says कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर देते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स थ्रू अ सिंगल इन्वेस्टमेंट. और जनरली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ टिल्टेड रहते हैं. फिर हमने मिस्टर हर्षा से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स. एंड ही सेज कि एक इन्वेस्टर को जो है प्रॉपर असेट एलोकेशन करना चाहिए टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. He also says कि एक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कभी भी पास्ट रिटर्न्स की बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए while इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स. एंड देन ही सेज कि एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करना चाहिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए. So that was about it in this particular episode. I do hope you had some very, very amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.